नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रैड नेटवर्क। बिहार विधानसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है और देश के तमाम टीवी चैनलों के एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं और इस एग्जिट पोल में महागठबंधन को बढ़त दिखाया जा रहा है। यही नहीं, सट्टा बाजार भी महागठबंधन को 140 सीट दे रहा है। इस वक्त हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी जी हैं। आइए उनसे जानते हैं वो क्या सोचते हैं इस बारे में। सर, आपसे पहला सवाल यही है कि जिस तरह से टीवी चैनल के सर्वे में सट्टा बाजार भी महागठबंधन को बढ़त दिखा रहा है, तो आप लोग क्या सोच रहे हैं? आप एक वरिष्ठ नेता हैं और बिहार की राजनीति पे पकड़ रखते हैं, तो आप कैसे देखते हैं इसे? नहीं, हम लोगों को उम्मीद थी, हम लोगों को इसी तरह के नतीजे की उम्मीद थी। और देखिए, जिस ढंग से तेजस्वी ने अभियान की शुरुआत की और अपने एजेंडा पर जो है चुनाव को ले आए, कोशिश हुई कि साहब इसको फिर सांप्रदायिक एजेंडे पर ले जाया जाए। नित्यानंद राय ने कोशिश किया, गिरिराज जी ने कोशिश किया, और सबसे शर्मनाक बात तो यह है कि प्रधानमंत्री जी ने भी कोशिश किया। जब उन्होंने भारत माता की बात की, जय श्री राम की बात की, तो उन्होंने भी कोशिश किया कि इसको कैसे ये किया जाए। और चुनाव अभियान के दरमियान जिस तरह से नीतीश जी ने आपा खोया, नीतीश जी शालीनता के लिए जाने जाते हैं, भाषा के मामले में नीतीश जी बहुत संवेदनशील रहते हैं और कभी पकड़ में नहीं आते हैं। भले ही वो अपने प्रवक्ताओं के जरिए जो है अश्लील भाषा का इस्तेमाल अपोजिशन के लोगों के खिलाफ करवाते होंगे, लेकिन स्वयं जो है बचते रहे हैं। उन्होंने भी जिस तरह के भाषा का इस्तेमाल किया, अपने बाप से मांग के ले आओगे और ये वो, उसी से लग रहा था कि देखिए भीतर से ये लोग हिल गए। अब प्रधानमंत्री जी ने पहले चरण का जो उनका ये था, उसमें जो भाषण किया, दूसरे चरण में बदल गया। दूसरे चरण में कम्युनल एजेंडा पर आ गए वो। तो इसलिए हम ये मान करके चलते हैं कि चुनाव अभियान के दरमियान ही दिखाई दे रहा था कि यह चुनाव जो है अलहदा चुनाव है और लोगों के अंदर गुस्सा है। लोग जो है परिवर्तन चाहते हैं, लोग बदलाव चाहते हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट जो है वो दिखाई दे रहा था। और सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि ये जो बेरोजगारी का सवाल है वो बिल्कुल सेकुलर किस्म का सवाल है। आपको बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, औरत हो, मर्द हो, ब्राह्मण हो, दलित हो, बेरोजगारी के सवाल से सब के सब लोग परेशान थे। और एक विकल्प जो है, अब 10 लाख नौकरी देने की बात तेजस्वी ने शुरू किया और बताया कि साहब कैसे 10 लाख है। उस पर लोगों ने यकीन किया, भरोसा किया, और उसके बाद जो है ये मुद्दा जो है चुनाव का बन गया। तो इसलिए एग्जिट पोल जो दिखा रहा है वह एग्जिट पोल जो एग्जैक्ट पोल है उससे अलग नहीं है, उसी के अनुसार है। अब आप खुद कह रहे हैं सट्टा बाजार के बारे में। अमूमन ये धारणा है कि सट्टा बाजार के लोग जो है उनका जो हिसाब किताब है वो बड़ा सच के नज़दीक होता है। कभी गड़बड़ भी हो जाता है। तो सट्टा बाजार जो कह रहा है और आपको एक्सिस पोल जो कह रहा है, या चाणक्य वाले लोग कह रहे हैं, या रिपब्लिक CNN ये जो कह रहा है, वो सब एक तरह का है, मिलता जुलता है। तो इसलिए हम लोगों के उम्मीद के अनुरूप ही चुनाव का नतीजा जो है आता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से सर प्रधानमंत्री ने तेजस्वी यादव को जंगल का युवराज कह के संबोधित किया और एक भ्रम फैलाया जाता था कि लालू यादव का शासनकाल जो था जंगल राज का था, और इस
को उन्होंने काटा भी विपक्ष के लोगों ने, जो आपके विरोधी लोग हैं, लेकिन क्या लग रहा है कि जनता ने इसे नकार दिया है, खारिज कर दिया? जनता ने खारिज किया तभी तो इस तरह का नतीजा आता दिखाई दे रहा है। हमने आपको कहा कि पहले फेज का भाषण, उसके बाद के फेज का भाषण प्रधानमंत्री जी का सुन लीजिए, उसी से पता चलता है कि डेस्परेट होकर के बात कर रहे हैं। अब जो 15 साल से सत्ता में है वो, उसको तो सकारात्मक मुद्दे के साथ जो है समाज में जाना चाहिए। वो बिल्कुल नकारात्मक मुद्दे के आधार पर जो चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे थे। उनके 15 साल पहले जो लालू यादव का शासन था, जंगल राज था, तो फलाना था, तो ठिकाना था। अरे भाई, वो ख़त्म हो गई बात। मान लीजिए जनता ने हटा दिया, जनता को लगा कि नहीं साहब ये लोग ठीक से नहीं शासन चला रहे, हटा दिया, आपको बैठाया। अब आपने जो 15 साल में किया है, इसके आधार पर न फिर से आप माने चौथी दफ़ा लोगों से समर्थन मांगिएगा, मैंडेट मांगिएगा। आप बीच में नीतीश जी, आप देखिए खुद ही क्या क्या नहीं तमाशा किया उन्होंने सांप्रदायिकता के सवाल पर। मैंने यहाँ तक कि 2009 में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक हो रही थी, उसका भोज रद्द किए, मैंने इसलिए कि नरेंद्र मोदी उसमें शामिल होंगे। अब देखिएगा, एक फ़र्क दिखिएगा, उनको भारतीय जनता पार्टी से परहेज नहीं था, उनको नरेंद्र मोदी की राजनीति से परहेज था। नरेंद्र मोदी की राजनीति को वो विभाजनकारी मानते थे और उनको लगता था कि इनके व्यक्तित्व में ऐसा धार है जो सबको साथ लेकर नहीं चल सकता है। तो उन्होंने, वो इसके लिए तैयार थे कि अगर लाल कृष्ण आडवाणी को प्रधानमंत्री के रूप में, भावी प्रधानमंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी जो है प्रोजेक्ट करती है, तो हम भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। लेकिन अलग सिर्फ नरेंद्र मोदी के ही नाम पर हुए थे। एक दफ़ा उन्होंने कहा था कि साहब, जिस आदमी का नाम लेने से करोड़ों अल्पसंख्यकों के मन में भय व्याप्त हो जाता है, उसके साथ जो है हम कैसे दिखाई दे सकते हैं। ये खुद ही उन्हीं का स्टेटमेंट है, ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट। अब उसके बाद जो है आप अलग हुए, लोकसभा का चुनाव जो है लड़े, और किस तरह से उस समय दोनों के बीच में जो माने वाक्य द्वंद्व चल रहा था, मैंने नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी का, उसको भी याद कीजिए। तो उसके बाद जो है फिर नतीजा बुरा आया तो आपने लालू जी के साथ हाथ मिलाया। अब जिस समय आपने लालू जी के साथ हाथ मिलाया था, लालू जी को चारा घोटाला में सजा हो चुकी थी, चुनाव लड़ने से उनको नियमतः रोक दिया गया था, और बाकी भी जो बाद में आई जमीन तमीन ये भी पहले से जानकारी में था, पब्लिक डोमेन में था। तो आप जो है उसका भ्रष्टाचार का आड़ लेकर के आप वहाँ से छोड़ करके फिर चले गए वहीं, जिनके बारे में आपने कहा था कि जिनका नाम लेने से करोड़ों अल्पसंख्यकों के मन में भय व्याप्त हो जाता है, फिर उन्हीं के गोदी में चले गए। तो ये जो विश्वासघात था, जनादेश का जो विश्वासघात था, इसको जनता ने माने एक नीतीश कुमार का जो व्यक्तित्व में एक नैतिक आभा हुआ करता था, वो बिल्कुल खत्म हो गया, और लोगों को करा के रे ये तो अवसरवादी आदमी है, ये तो अविश्वसनीय आदमी है, ये मैसेज चला गया। उसके बाद आप अपने लोगों के जरिए तरह तरह की बात करवाते रहे, जीरो टॉलरेंस है तो फलाना है, ठिकाना है, मैंने एकदम भगवान बना करके इनको अखबारों में पेश किया जा रहा था। मीडिया इनके कब्जे में था, और ख़ास करके जो आपको प्रिंट मीडिया है, विज्ञापन के जरिए उन्होंने कब्जे में करके रखा था। अब रोज़ उठा के पढ़िए तो 10 गो बयान आ रहा है, वाह न भूतो न भविष्यति, इस तरह का कोई मुख्यमंत्री ही नहीं हुआ, माने इस तरह से बिहार की उत्पत्ति जैसे नीतीश कुमार के ही वजह से हुआ, इस अतीत तक लोग चले गए। तो नीतीश जी को देखिए फीडबैक कुछ नहीं था। नीतीश जी की सरकार में देखिए मैंने कुछ काम किए हैं, उन्होंने अच्छे काम किए हैं, लेकिन जो प्रशासनिक भ्रष्टाचार है
अब मान लीजिए आपने अति पिछड़ों को एम्पावर्ड किया, आप महादलित की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, लेकिन ये तबका जब जाता है आपके सरकारी कार्यालय में अपने काम के लिए, राशन कार्ड बनवाना हो, किसी तरह के प्रमाण पत्र की ज़रूरत हो, किसी भी काम के लिए जाता हो, कोई शिकायत लेके जाता हो, उसको मान लीजिए राशन नहीं मिल रहा है, जन वितरण प्रणाली वाला राशन नहीं दे रहा है, या मान लीजिए कि मनरेगा में काम नहीं मिल रहा है, कोई सुनने वाला नहीं। माने उनको दुत्कार करके सरकारी दफ्तरों से यानी बाहर कर दिया जाता था। घूसखोरी का सारा रिकॉर्ड जो है टूट गया था, और आम तौर पर ये संदेश था कि ये जो घूसखोरी हो रही है इसका शेयर जो है इसका ऊपर तक जाता है। लोग एकदम ऊब गए थे। उसके अलावा अब देखिएगा कि जो कोरोना को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन किया, दुनिया में वैसा कठोर और बगैर सोचे समझे किसी ने लॉकडाउन नहीं किया था। अचानक इल्हाम आया, जैसे अचानक इल्हाम आया था नोटबंदी का, क्या क्या भाषण किया था उन्होंने, उसी तरह से इनको इल्हाम आया माने लॉकडाउन का। और लॉकडाउन ऐसा किया बगैर सोचे समझे। भला बताइए, देश का प्रधानमंत्री है, उसको अपने देश का, अपने समाज का कोई ज्ञान नहीं है। आपने कह दिया कि बस अच्छा माने 8 बजे आपका भाषण होता है, 12 बजे से आप जो है लक्ष्मण रेखा पार नहीं कर सकते हैं। क्या हुआ उसका नतीजा भाई? लोगों का काम तो बंद हो ही गया था। आपने संपूर्ण लॉकडाउन किया तो सारी चीज़ें ठप हो गई, सारी गतिविधि, आर्थिक गतिविधि, उत्पादन, ये वो सब कुछ ठप हो गया। अब ठप हो गया तो अब जो प्रवासी जहाँ तहाँ किराए पर लेकर के जैसे तैसे रहते थे, अब उनको वहाँ से निकाल दिया गया कि भाई इनका तो काम ही बंद हो गया, अभी तक किराया कहाँ से देंगे। एक तरफ काम बंद हो गया, दूसरी तरफ मकान मालिक ने निकाल दिया, वो करें तो क्या करें भाई। अब उनके सामने 2 ही रास्ता था, या तो कोरोना से मरें या भूख से मरें। तो वहाँ से जिस ढंग से लोग निकले और जो दृश्य दिखाई दिया जोगेश जी, आज़ादी के इतने वर्षों बाद, वही असली भारत की असली तस्वीर थी। 1000-1000, 1,500 किलोमीटर पैदल चल के लोग चले आ रहे हैं, बदहवास। कितने लोग रास्ते में दुर्घटना के शिकार हो गए, रेलगाड़ी से कट गए, कोई देखने वाला नहीं था, कोई देखने वाला उनको नहीं था। उसमें मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि हम इनको घुसने नहीं देंगे। अब भला बताइए, जो आदमी बदहवास चला रहा है, उसको लगता है कि मौत के मुंह से निकल करके हम जा रहे हैं, अपने लोगों के बीच में जाएंगे, अपने समाज में जाएंगे, अपने परिवार में जाएंगे, वहां हमको सहारा मिलेगा। और यहाँ मुख्यमंत्री कह रहा है कि जैसे वो दुश्मन देश से आया हुआ हो, घुसने नहीं देंगे। इतना सदमा लगा लोगों को। और यही नहीं, कोटा में पढ़ने वाले लड़कों को ही आप देख लीजिए, उनको भूख हड़ताल करना पड़ा। तो इस बात को लोग कैसे भूल सकते थे? कैसे भूल सकते थे? जो लोग आए, हर क्वारंटाइन कराया गया 14-14 दिन का, एक आदमी पर कितना खर्चा हुआ, और स्थिति वहाँ क्या थी, हकीकत वहाँ क्या था क्वारंटाइन, ये आप सब लोगों ने देखा है, आप सब लोगों ने रिपोर्ट किया है। बताया जाता है कि एक आदमी पर 5-5 हज़ार, 6-6 हज़ार का खर्चा दिखाया गया है। लाखों लोग आए, कितना बड़ा घोटाला हुआ है इसका कोई ठिकाना नहीं। 9,000 करोड़ करीब। भला बताइए, 9,000 करोड़ के करीब घोटाला हुआ है। इस तरह से लुटवाया उन्होंने, कोरोना जैसे बीमारी में लुटवाया। शुरू में आपको टेस्ट जो है इतना कम संख्या में होने लगा जिसका कोई हिसाब किताब, छुपाया गया, उसकी गंभीरता को छुपाया गया। और जब सामने आया तो आपके स्वास्थ्य व्यवस्था का पोल खुल गया। कोई भी आदमी जो रसूखदार हो, बड़ा पदाधिकारी हो, मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, मुख्यमंत्री जी के परिवार के लोग हों, कोई भी बिहार सरकार के अस्पताल में नहीं गया, कोई भी नालंदा मेडिकल कॉलेज, पटना मेडिकल कॉलेज या IGMS में नहीं गया, सब के सब पटना एम्स में गए। क्यों? जो गरीब आदमी था, जिसको कोई पूछने वाला नहीं था, वही नालंदा और PNCH में जा रहा था साहब। वो भी पोल खुल गया।
ऐसी हालत में देखिए, तेजस्वी ने जो कॉल दिया और जिस ढंग से एजेंडा पेश किया, अब देखिएगा कि 2014 के बाद जो है ये पहला चुनाव है बिहार का जहां एजेंडा सेट जो है भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। बिल्कुल सर, जिस तरह से एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं कि बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बन रही है, क्या लगता है कि ये जो चुनाव नतीजे हैं ये भी संदेश दे रहा है कि पीएम मोदी का जादू लोगों के सिर से उतर चुका है? ये तो अकेले नीतीश कुमार की हार नहीं ना है, ये तो नरेंद्र मोदी जी की भी हार है ना भाई। भारतीय जनता पार्टी ने जिस ढंग से कैंपेन किया है, 900 से अधिक सभाएं हुई हैं, पूरी दिल्ली सरकार उतरी हुई थी बिहार में। ऐसा लग रहा था कि नीतीश कुमार नहीं लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार का चुनाव लड़ रही है। और कैसे किया कि उन्होंने कॉम्युनलाइज तक किया, इस करने की कोशिश की। तो साफ दिखाई दे रहा था। अपने सामने जो 30-31 वर्ष का नौजवान है उसके बारे में आपने क्या कहा? आप देश के नेता हैं, ठीक है, प्रदेश का चुनाव होता है, इसके पहले भी प्रधानमंत्री लोग जो है प्रदेश के चुनाव में जाते रहे हैं, लेकिन इस तरह से कभी किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा होती है, उसकी एक मर्यादा है, उसको आपने तार तार कर दिया भाई। मैं जंगल राज के युवराज हैं, तो उसके बाद जो है भारत माता और फलाना। इसके अलावा देखिए, प्रधानमंत्री जी को की राजनीति को आप गौर से देखिए, वो हिंदू मुस्लिम के अतिरिक्त कुछ जानते ही नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा आरएसएस जो है इसके अलावा कुछ जानता ही नहीं था। किस किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं ये लोग, नफरत फैलाने वाला, घृणा फैलाने वाला। ये अंग्रेजों के समय जो बांटो और राज करो की नीति थी, अंग्रेजों ने ही विश्व हिंदू धर्म सम्मेलन को पैदा किया था। जिस तरह से मुस्लिम लीग को पैदा किया था अंग्रेजों ने, उसी तरह से इन लोगों को भी पैदा किया था। और इनका जो राष्ट्रवाद है वो राष्ट्रवाद अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था, इनका राष्ट्रवाद जो है मुसलमानों के खिलाफ था। अंग्रेजों ने जिस ढंग से देश को लूटा, मैंने हम पढ़ रहे थे 1857 का जो गदर हुआ, और गदर के बाद जो है दिल्ली को जिस ढंग से लूटा, जो मैंने आपको बम्बई के गवर्नर हैं उन्होंने लिखा है कि साहब दुश्मन और दोस्त में भेद मिट गया था, और दिल्ली को इस ढंग से लूटा गया कि नादिर शाह भी उसका की लूट जो है दिल्ली की, उसके आगे फीकी पड़ गई। और वहाँ जो है अंग्रेजों के खिलाफ आप लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, आप मुसलमानों के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ रहे हैं। और मुसलमान जो है हिंदुओं के साथ 1857 में कंधा से कंधा मिला करके अंग्रेजों से लड़ रहे थे साहब। तो जो सरकार दिल्ली में बैठी हुई सरकार, जो संवैधानिक व्यवस्था है कि हमारे देश की जो राष्ट्रीयता बनी है, वो राष्ट्रीयता जो है साझी राष्ट्रीयता है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में क्या फ़र्क है भाई? पाकिस्तान के लोगों का निर्माण हुआ कि हिंदू और मुसलमान जो है दो कौम है। मोहम्मद अली जिन्ना ने भी कहा कि हिंदू और मुसलमान दो कौम है, एक साथ नहीं रह सकते हैं। उसी तरह से इन लोगों ने भी कहा, हिंदू महासभा ने भी कहा और आरएसएस ने भी कहा कि हिंदू और मुसलमान जो है दो कौम है। देश के बंटवारे में आपने भी उसी तरह से सहयोग किया। और आज के दिन भी आप क्या कर रहे हैं? जो पाकिस्तान का एजेंडा है वो क्या है? वो हिंदुस्तान के में हिंदू और मुसलमानों को बांटना चाहता है। वो बार बार संदेश दे रहा है कि यहाँ जो मुसलमान हैं वो भयंकर कष्ट में हैं, उनको कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, और आप जो है उसको साबित करने पर लगे हुए हैं। वही पाकिस्तान का जो आरोप है उसी को साबित करने में लगे हुए हैं आप भाई। आप न बेरोजगारी दूर कर पा रहे हैं, न भ्रष्टाचार दूर कर पा रहे हैं, न गैर बराबरी दूर कर पा रहे हैं। हालत ऐसी हो गई है कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, भीड़ हिंसा हो रही है देश में, कोई सुनवाई नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। एक बड़ी आबादी, 20 करोड़ की आबादी अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रही है। जो मन में आ रहा है सो आप कर रहे हैं। आपने 370 लगाया, कहा कि हम ऐतिहासिक गलती को दुरुस्त कर रहे हैं। भाई वहाँ की भी स्थिति अगर बेहतर हो जाती 370 लगाने के बाद, तो होता कि नहीं साहब ये तो ठीक हुआ,
लेकिन क्या हालत है, पूरा का पूरा कश्मीर जो है कैदखाना बना हुआ है। फारूक अब्दुल्ला जैसे बुजुर्ग आदमी को आपने मैं कितने दिनों तक अंदर जो है बंद करके रखा। वो महिला औरत मुफ्ती की बेटी, उसको कितने दिनों तक बंद करके आपने रखा भाई। रोज खबर आती है कि आतंकवादी घटना हुई तो 2 आतंकवादी मारे गए, तो 4 सिपाही मारे गए, तो नागरिक मारे गए। ये बिल्कुल माने हमको ऐसा लगता है कि देश चलाने की क्षमता नहीं है। और इनकी पूरी राजनीति क्या है भाई, हिंदू समाज को डरवा रहे हैं। किससे डरवा रहे हैं? तो मुसलमानों से। मुसलमान हिंदुस्तान में कितने हैं? 14%, 14.2% पिछले जनगणना के हिसाब से। मतलब अगर टोटल उनकी आबादी देखी जाए तो 20 करोड़। हिंदू की आबादी कितनी है भाई? 80 करोड़। अब आप हिंदू समाज को डरवा रहे हैं 20 करोड़ से। 80 करोड़ हिंदू समाज, उसको आप 20 करोड़ मुसलमानों से डरवा रहे हैं, तो हिंदू समाज का भला कर रहे हैं क्या? हिंदू समाज को आप कायर बना रहे हैं। और ये कौन लोग हैं? आप देखिएगा कि जो नेतृवर्ग समाज का होता है वही ज़्यादा सबसे वोकल है इस मामले में, उनके प्रचार के मामले में। और उसका इससे कोई मतलब नहीं है। वो देखता है कि साहब ये जो लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में हमारी जो हैसियत थी वो हैसियत नीचे आ गई। जी बिल्कुल सर। सर ये बताया कि जिस तरह से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जितने भी केंद्र के मंत्री थे वो बिहार के विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान में जुटे थे, और तेजस्वी यादव अकेले स्टार प्रचारक थे महागठबंधन की ओर से। क्या ये आरजेडी के महागठबंधन की रणनीति का एक हिस्सा था? रणनीति का हिस्सा क्या था? डिमांड हर जगह तेजस्वी का ही था। सब लोग तेजस्वी को ही खोज रहे थे, चाहे वाम मोर्चा वाले हों, चाहे कांग्रेस पार्टी के लोग हों। माने इसलिए दिखाई दे रहा था कि अकेले जो है तेजस्वी जो है अभी अभियान चला रहे हैं। आप देखिए, ये साधारण अभियान नहीं चला। ये नौजवान मैंने 19 सभा किया एक दिन में। लोगों को लग रहा था जिस ढंग से पिछला लोकसभा का चुनाव के दरमियान अभियान चलाया था तेजस्वी ने, उसमें ये झलक कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। 3 दिन का कार्यक्रम जो है फेल हो गया था, तबीयत खराब हो गई कहा जा रहा था। तो लोगों को लग रहा था कि ये तेजस्वी के बस की बात नहीं है। लेकिन तेजस्वी ने अपने आप को साबित किया। तेजस्वी का एक नया रूप जो है लोगों को दिखाई दिया। सब लोग आश्चर्यचकित हैं, और हमारे बिहार में ही नहीं, देश में लोग आश्चर्यचकित हैं। ये जो नौजवान है, इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इसका जो इवोल्यूशन है, जिस ढंग से उद्भव हुआ, जिस ढंग का मैंने अभी दिखाई दिया, ये इसके पहले किसी ने सोचा नहीं था। तो तेजस्वी ही, और ये आप समझिए कि ये सिर्फ बिहार तक ही इस नतीजे को सीमित आप मत रखिए। इस एक शुरुआत है यहाँ से। आप याद कीजिए कि पिछला जो जन्मदिन था हमारे प्रधानमंत्री जी का, उस दिन जो है पूरे देश भर में लड़कों ने थाली बजाई थी और बेरोजगारी दिवस मनाया था। इससे एक कॉन्फिडेंस पैदा हुआ है। लोगों को जो लग रहा था कि इनविंसिबल हैं और पराजय हैं नरेंद्र मोदी, ये मिथ जो है टूटा है। रुआ कि नहीं साहब, ये आदमी जो है ये इसको पराजित किया जा सकता है, और ये जो है संदेश गया है देश में। तो इसलिए ये चुनाव का नतीजा को हम सिर्फ बिहार तक सीमित करके नहीं देख रहे हैं। और हमको लगता है कि मैंने हम इस बात को भी महसूस करते हैं कि जिस तरह का जन समर्थन हमको मिला है, जिस तरह का भरोसा जो है महागठबंधन पर और तेजस्वी यादव पर जनता ने दिखाया है, और जो अपेक्षा है वो अपेक्षा साधारण नहीं है। हम ये मानते हैं कि सिर्फ तेजस्वी की ही जवाबदेही नहीं है, वैसे तमाम लोग जिन्होंने चुनाव में तेजस्वी का समर्थन किया है, राष्ट्रीय जनता दल का समर्थन किया है, महागठबंधन का समर्थन किया है, उनको भी, उनकी भी जवाबदेही बनती है कि साहब इस सरकार पर किसी तरह का आंच नहीं आए, इस सरकार पर किसी तरह की उंगली नहीं उठे। ऐसा नहीं दिखाई दे कि हमारे जो समर्थक हैं, तेजस्वी के जो समर्थक हैं, उतावला होकर के इधर से उधर जो है मैंने
सत्ता के मद में जो है दिखाई नहीं देना चाहिए, उसका संदेश जो है ठीक नहीं जाएगा। इसलिए हम सब लोगों की दायित्व है कि तेजस्वी की जो छवि है, तेजस्वी उस छवि को की रक्षा करना। समाज के सब तबकों लोगों ने, कम बेसी सब लोगों ने वोट किया है, तेजस्वी का समर्थन किया है, तो सबकी माने इज्जत करना ये हमारी जवाबदेही है। और जहाँ कमज़ोर पर, गरीब पर कहीं कोई परेशानी होती है, कोई अन्याय करना चाहता है, उसके खिलाफ, उसको उसके रक्षा में, गरीब के पक्ष में, कमज़ोर के पक्ष में महागठबंधन के जो लोग हैं उनको खड़ा होना चाहिए। जी सर, जिस तरह से तेजस्वी यादव को लोगों का अपार समर्थन मिला है, आप कह रहे हैं कि वो राज्य की राजनीति में नहीं, देश की राजनीति के नायक के तौर पे उभरे हैं। तेजस्वी जी के कंधों पे अचानक बहुत बड़ा बोझ आ गया है। देखिए, हम ये मानते हैं कि मुख्य जवाबदेही तेजस्वी की बिहार है, मुख्य जवाबदेही बिहार है, क्योंकि जो आपने सपना दिखाया, जो महागठबंधन ने सपना दिखाया है, उस सपना को जो अगर हम पूरा नहीं करेंगे तो ये देश के स्तर पर प्रचार से कुछ नहीं होने वाला है। तो हमको साबित करना पड़ेगा अपने आप को। अभी तक तो गवर्न करने का अवसर नहीं मिला था। आप मान लीजिए, महागठबंधन की सरकार थी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, तेजस्वी वहाँ उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन जो एक गवर्नेंस का नेतृत्व करने का होता है मुख्यमंत्री के तौर पर, ये तो पहला अवसर आया है। तो यहाँ तो साबित करना होगा कि साहब हम गवर्न करके हम दिखा सकते हैं, और तब जो है हमको जनता के अंदर कॉन्फिडेंस होगा कि नहीं साहब, देश का बागडोर भी इनके हाथ में देने पर देश सुरक्षित रहेगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात सर। सर ये बताएं कि जिस तरह से चुनाव प्रचार के दौरान, आखिरी सवाल सर, चुनाव प्रचार के दौरान नीतीश जी ने कहा कि ये मेरा अंतिम चुनाव है, इमोशनल कार्ड खेला, जनता ने शायद उसका भी ध्यान नहीं रखा। देखिए, ऐसा कुछ कहा नहीं था, हम बाद में सुने उस लाइन को। उसमें ऐसा नहीं था कि मेरा ये अंतिम चुनाव है और ये है। वो चुनाव, अंतिम दिन चुनाव की अंतिम सभा थी, मीन कर रहे थे वही। अगर लोगों के दिमाग में यह आया कि मान रहे हैं कि मेरा अंतिम चुनाव है, तो ये एक इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश उन्होंने की, जिसको जनता ने कहीं से गंभीरता से लिया ही नहीं, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। तो इसलिए ये नीतीश कुमार की पराजय है, और बहुत बुरी पराजय है। नीतीश कुमार को गलतफहमी हो गई थी कि वो भगवान हो गए, वो किसी की किस्मत लिख सकते हैं। हमारा तो बहुत ही पुराना मैंने संबंध रहा है नीतीश से, विद्यार्थी जीवन से ही उनके साथ संबंध रहा है, साथ साथ हम लोगों ने काम किया है, और हमसे एक ज़माने में जितना बन पड़ा है ईमानदारी के साथ हमने नीतीश कुमार का साथ दिया है। नीतीश कुमार के ऊंचा उठे, इसके लिए हमने भी अपना कंधा लगाया है। हमारा ये दावा नहीं है कि अकेले हम ही ने कंधा लगाया है, बहुत सारे लोगों ने लगाया है, उसमें मेरा भी कंधा था। लेकिन नीतीश कुमार के साथ ये दिक्कत है कि जो कंधा लगाता है उनको ऊंचा उठाने के लिए उसी को छोटा करने की कोशिश करते हैं। आज आप देखिए कौन है नीतीश कुमार के साथ, ये कौन है संजय झा, ये कौन है अशोक चौधरी, ये कौन है आरसीपी, कौन लोग हैं? कहीं संगठन दिखाई दिया है नीतीश कुमार का जमीन पर? वशिष्ठ नारायण सिंह अध्यक्ष हैं, मोहर मारो अध्यक्ष हैं, इसके अतिरिक्त उनका कुछ भी, कोई भी भूमिका जो है नहीं। तो ऐसी स्थिति हो गई कि आधार विहीन लोग, दृष्टि विहीन लोग और दरबार में कोर्निस बजाने वाले, बांटगिरी करने वाले, ऐसे ही लोगों से नीतीश कुमार जो है घिर गए। और ये भारतीय समाज में यही होता है कि सत्ता के चाटुकार लोग, एक तरफ सत्ता जाती है, वहाँ उसको छोड़ करके जहाँ सत्ता आती है वहाँ पहुँच जाते हैं। हम व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, वह वो एक संस्कृति है। हमको याद है सरदार हरिहर सिंह मुख्यमंत्री थे, आर ब्लॉक में ही रहते थे, हम लोग भी आर ब्लॉक में रहते थे। हम सुबह मोटरसाइकिल से निकले अपने घर से, और आर ब्लॉक में जो है, जो उनका ओल्ड फैमिली टाइप क्वार्टर था, उसमें
छोटा सा कंपाउंड था, छोटा ही मकान था, तंबू लगा हुआ था, भीड़ भाड़ थी। और रात में हम उधर से लौट के आ रहे हैं, देख रहे हैं कि सन्नाटा है वहाँ। मुख्यमंत्री का जो चपरासी होता है छोबा ओबा पहने हुए, वो जो है वह उनका जो गेट है उसके यहाँ पुलिया जो है, वो पुलिया पर अकेले बैठा हुआ है। घर आए तो पता चला कि वो तो हट गए, दिन में ही हट गए। तो यही है समाज, यही जो है समाज है हम लोगों का। वहाँ से हट गया और फिर जो दूसरा आदमी बना उसके दरबार में हाजिर है और उसके आंख पर पट्टी बांधने का काम कर रहा है। उसको सही बात सुनाई नहीं दे इसके लिए उसके कान में टेपी लगाने की कोशिश कर रहा है। तो ये दरबारी लोग हैं, भांट लोग हैं। हमने देखा है बहुत नज़दीक से, नीतीश कुमार को भी देखा है, लालू यादव को भी देखा है, किस तरह से घेर करके कहीं जय जयकार हो रहा है चारों तरफ आपका। इस तरह से जो है, इन सब चीज़ों से लोगों को सावधान रहना चाहिए, सावधान रहने की ज़रूरत है। और ऐसी बातें जो आपको नागवार भी गुजरती हैं, उनको भी सुनने का अभ्यास जो है बनाना चाहिए। कबीरदास ने कहा है, निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए। गांधी जी से जमुनालाल बजाज उनके पांचवें पुत्र कहलाते थे। और जमुनालाल बजाज ने कहा कि ये जो जयप्रकाश है, लोहिया है, ये सोशलिस्ट लोग जो है, ये आपकी आलोचना करते हैं और आप इनको सटाए रहते हैं। भाई, हमारे जैसा आदमी जो बिल्कुल समर्पित है आपके प्रति, उससे ज़्यादा आप उनको तरजीह देते हैं, ज़्यादा आप मानते हैं उनको। गांधी जी ने क्या जवाब दिया था? कहा कि वो जो हमारी आलोचना करते हैं उसमें बेहतर बनता हूँ, अपने कमजोरियों को जानने का हमको मौका मिलता है और कमजोरियों से मुक्त होने की कोशिश करके मैं थोड़ा ये बढ़ता हूँ। तो ये एक चीज़ है जो हम लोग भूल जाते हैं और सत्ता में जाने के बाद भूल जाते हैं। एक और चीज़ जो है, हमको याद है हमारे नेता थे किशन पटनायक, नीतीश को भी उस सभा में मौजूद थे। बहुत पुरानी बात है ये, आपको हमको लगता है कि 77-78 वगैरह की बात होगी। जनेश्वर जी भारत सरकार में मंत्री हो गए थे, वो भी थे उसमें। वहाँ किशन जी ने एक बात कही थी कि लेनिन की कुर्सी नई थी तो लेनिन क्रांतिकारी थे। एक संदर्भ था, लंबी बात हो जाएगी इसलिए हम उस संदर्भ की चर्चा नहीं कर रहे हैं। उस संदर्भ में उन्होंने कहा था कि लेनिन की कुर्सी नई थी तो लेनिन क्रांतिकारी थे और स्टालिन की कुर्सी पुरानी हो गई तो स्टालिन लौकरसा हो गए। जो भी समाज में जो आवाम की समस्या है, जनता की समस्या है, उसके साथ जद्दोजहद करके, संघर्ष करके जब सत्ता में आता है तो जो संघर्ष है और समाज की जो समस्या है उसके जेहन में ताजी रहती है। उस समय वो बड़ा काम कर सकता है, परिवर्तन का काम कर सकता है। धीरे धीरे वो संघर्ष का जो ये है वो कम होने लगता है और आदमी जो है फिर आगे चल करके सत्ता को बचाने के ही खेल में जुट जाता है। इसलिए जो शुरुआती जो समय होता है उस समय में ही आप बड़ा काम कर सकते हैं। ये भी एक सीख है जो हम लोगों के सीनियर लोगों ने, हम लोगों के जो पुरखे थे समाजवादी आंदोलन के, उन लोगों ने हम लोगों को पढ़ाया था। रैड नेटवर्क से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। तो ये थे आरजेडी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी जी, जिनका कहना था कि अहंकार में सीएम नीतीश को ले डूबा और वो खुद को भगवान मान चुके थे और चाटुकारों से घिर चुके थे। यही वजह थी कि उनकी नैया डूब गई। यही नहीं, ये उनके लिए बड़ी हार तो है ही, साथ साथ पीएम मोदी के लिए भी। इसके साथ ही इन्होंने इस सारे इशारों में तेजस्वी यादव के लिए भी एक बड़ा संदेश दिया कि चाटुकारों से सावधान रहने की ज़रूरत है और परिवर्तन को अमली जामा पहनाने का सही वक्त यही है। योगेश चक्रवर्ती, रैड नेटवर्क, पटना।